इस मूवी की शुरुआत में हम एक चर्च के अंदर एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एंद्रे था। एंद्रे की आंखों में आंसू थे क्योंकि आज उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके फादर एक बहादुर पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा था। ऐसे ही कुछ खतरनाक अपराधियों को पकड़ते वक्त उनकी डेथ हो गई थी और उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए आज सभी लोग चर्च में मौजूद थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा 19 साल बाद और हम दोबारा से एंद्रे को देखते हैं जो अपने फादर की तरह ही एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। वो भी अपने फादर की तरह ही किसी भी अपराधी को नहीं बख्शता था, बल्कि वो तो अपराधियों को ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म करने के लिए मशहूर था। आज पुलिस हेडक्वार्टर में उस पर इंक्वायरी बिठाई गई है क्योंकि उस पर 8 क्रिमिनल्स को मारने का आरोप लगा हुआ था। उससे जब पूछा गया कि उसने जिन लोगों को मारा है उन लोगों को मारने का कोई अफसोस तो नहीं है, तो एंद्रे ने बड़े ही गर्व के साथ उन लोगों से ये कहा कि उसे किसी भी तरह का कोई भी अफसोस नहीं है, उसने तो उन लोगों को मारकर इंसाफ किया है। इंक्वायरी खत्म होने के बाद एंद्रे वहां से अपने घर जाता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम को भूलने की बीमारी लग चुकी है। उसने जब एंद्रे को देखा तो वो एंद्रे को नहीं पहचान पाई। तब एंद्रे अपनी मॉम के पास जाकर उनको ये बताता है कि वो उनका बेटा एंद्रे है जो हमेशा से उन्हीं के साथ था। जिसके बाद हम उसी रात 2 लोगों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम माइकल था और दूसरे का नाम रे था। इन दोनों को एक टिप मिली थी जिसकी वजह से ये लोग आज एक वाइन शॉप में चोरी करने का प्लान बना रहे थे। इन दोनों ने अपने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना और साथ में अपनी अपनी गन लेकर पास के एक वाइन शॉप के बेसमेंट में चले गए, जहां पर इन दोनों को एक आदमी दिखा जिसको रे ने गन दिखाई और उससे ड्रग्स के बारे में पूछने लगा, क्योंकि माइकल और रे को किसी ने ये टिप दी थी कि इस वाइन शॉप के बेसमेंट में 30 किलो ड्रग्स रखा हुआ है और उसे ही चुराने माइकल और रे यहाँ पर आए हुए थे। रे ने उस आदमी को मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद वो ड्रग्स को ढूंढता हुआ सीधा एक फ्रिज के पास पहुंचा। उन दोनों ने जब फ्रिज खोला तो वो दोनों हैरान हो गए क्योंकि वहाँ पर 30 किलो नहीं बल्कि 300 किलो ड्रग्स रखा हुआ था। इतना सारा ड्रग्स किसी छोटे मोटे आदमी का तो नहीं होगा, जरूर इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। यही बात सोचकर माइकल ने रे से ये कहा कि उन्हें ये चोरी नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन रे के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। उसने बैग्स में तुरंत ही उन पैकेट्स को भरना शुरू कर दिया। रे ने 2 बैग्स में 50 किलो के आसपास ड्रग्स भरे और माइकल के साथ वहाँ से जाने लगा। लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस पहुंच गई क्योंकि उस आदमी ने अपने घड़ी के द्वारा साइलेंट अलार्म से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस को देखते ही माइकल और रे ने वहीं पर बैग्स को गिरा दिया और बगल में जाकर छुप गए। इतने में कुछ पुलिस वालों को शॉप के अंदर कुछ गड़बड़ी लगी तो वो लोग गेट तोड़कर अंदर आने लगे। लेकिन उसी दौरान रे ने उन लोगों पर फायरिंग करके उन लोगों को शूट कर दिया। उसी दौरान शॉप के अंदर मौजूद उस आदमी ने एक चाकू की मदद से माइकल को मारने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने ही उसे ही शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद जल्दी से माइकल और रे उन बैग्स को लेकर सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और अपनी गाड़ी की डिग्गी में सारे बैग्स को डालकर वहां से जाने लगे। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक दूसरी पुलिस की गाड़ी आकर टकराई, जिसके बाद रे ने उन लोगों को भी शूट करके खत्म कर दिया। इतने में वहां और भी बहुत सारे पुलिस वाले पहुंचने लगे, लेकिन माइकल और रे ने अपनी प्लानिंग के साथ उन लोगों को भी शूट करके खत्म कर दिया। इन सब में माइकल को ये सब करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उन लोगों ने खुद को बचाया और अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाकर वहां से निकल गए। कुछ टाइम बाद इस वारदात की खबर पूरे शहर की पुलिस तक पहुंच गई और इस केस को सॉल्व करने के लिए स्पेशली एंद्रे को बुलाया गया, जहां उसे कैप्टन मैक मिला, जिसने ये केस एंद्रे को दे दिया क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ये केस एंद्रे से बेहतर कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। एंद्रे जब अंदर गया तो वहां पर उसने कुछ पुलिस वालों को देखा जो बहुत ज्यादा उदास थे क्योंकि जो पुलिस वाले मरे थे वो सभी लोग उनके दोस्त थे। एंद्रे ने उन सभी लोगों से वहां से बाहर जाने को कहा, जिसके बाद मैक ने उसे ये बताया कि यहाँ पर टोटल 6 पुलिस वालों की डेथ हुई है और एक लेडी ऑफिसर है जो फिलहाल घायल है। एंद्रे वहां के क्राइम सीन को देखकर ये समझ गया कि ये काम सिर्फ 2 लोगों का ही है। जिसके बाद वो वहां से ड्रग्स के कंटेनर के पास गया तो वहां पर उसे ये बात समझ आई कि वो लोग सिर्फ यहाँ से 50 किलो के आसपास ही ड्रग्स लेकर गए हैं। इतने में वहां पर एक फ्रैंकी नाम की लेडी ऑफिसर आती है जो DEA से थी। क्योंकि इस केस में ड्रग्स शामिल है, इसी वजह से फ्रैंकी भी अब एंद्रे के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माइकल और रे एक लोकेशन पर पहुंचे जहां पर उन्होंने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करे। माइकल इस कांड के बाद बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो रे पर चिल्लाते हुए कहता है कि आज तो हम मर ही गए थे, आज हमने पुलिस को मारा है एंड वो हमें कभी भी ढूंढ लेंगे, इसी वजह से हमें जल्द से जल्द पैसे और यहाँ से भागने का एक प्लान चाहिए होगा। इसी बात पर रे कहता है कि टेंशन मत लो, हम रात के अंधेरे में भागे हैं और गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं है, इसी वजह से पुलिस को हमें पकड़ना मुश्किल होगा। फिर थोड़ी देर बाद उनके पास एक बुश नाम का आदमी आता है जिसने उन लोगों को
इस ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। उसे देखते ही माइकल और रे ने उस पर गन तानते हुए उससे ये कहा कि उसने उन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वहाँ पर 30 किलो नहीं बल्कि 300 किलो ड्रग्स थे, जिसे चुराने की वजह से उन लोगों ने बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया है। इतना बताकर उन्होंने बुश से ये कहा कि अब तुम हमें अपने डीलर के पास ले चलो, क्योंकि अब हम खुद इस ड्रग्स को बेचकर सारे पैसे खुद लेंगे और यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। क्योंकि अगर बुश ने उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दी होती तो शायद इतना बड़ा कांड ना होता। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस को सीसीटीवी के माध्यम से उनकी गाड़ी दिख गई, जिसकी फोटोज उन्होंने एंद्रे को भी सेंड कर दी। एंद्रे जब उन फोटोज को देखने के बाद बाहर आया तो उसने बाहर 2 FBI के ऑफिसर्स को देखा जो चाहते थे कि ये केस वो सॉल्व करें। उनका कहना यह था कि शहर के मेयर ये चाहते हैं कि उन अपराधियों को जान से ना मारा जाए, बल्कि उन लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये बात एंद्रे तक पहुंची तो एंद्रे ने इस केस को उन लोगों को देने से साफ साफ मना कर दिया और माइकल और रे को पकड़ने के लिए उसने पूरे शहर के 21 ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट सब बंद करवाने का फैसला किया, जिसके लिए वो FBI ऑफिसर्स रेडी तो हो गए, लेकिन उन्होंने एंद्रे को सिर्फ 5 घंटे का समय दिया कि अगर एंद्रे ने 5 घंटे के अंदर उन लोगों को नहीं पकड़ा तो वो लोग शहर की सारी चीजें वापस खोल देंगे, जिसके बाद वो अपराधी इजीली शहर को छोड़कर भाग सकते हैं। अब एंद्रे के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। उसके पास अब सिर्फ 5 घंटे थे। तभी एंद्रे के पास पुलिस हेडक्वार्टर से फोन आता है और लेडी पुलिस ऑफिसर उसको ये बताती है कि उन्हें उस कार के ओनर का पता चल गया है। इधर रे और माइकल को बुश अपने बॉस हॉक के पास ले गया, जहाँ पर माइकल ने हॉक से बात करते हुए उसको ये बताया कि बुश ने उन्हें जो एड्रेस दिया था वहाँ पर 30 किलो की जगह पूरे 300 किलो ड्रग्स थे और वहाँ पर हमने कुछ पुलिस वालों को भी मार दिया है। इसी वजह से हमें इस माल के पूरे 10 मिलियन चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ से जल्द निकलना है। जिसके बाद हॉक उन्हें 10 मिलियन देने का वादा करता है और साथ ही उन्हें एक आदि नाम के आदमी के बारे में बताता है जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है और साथ ही फेक आईडीज बनाकर लोगों को देश से बाहर भी भेजता है। इधर एंद्रे जब अपनी टीम के साथ उस कार ओनर के घर पहुंचा तो वहां पर उन्हें एक लेडी मिली, जिससे पूछताछ करने पर यह पता चला कि वो कार उसी की है, लेकिन फिलहाल उस कार को उसका एक्स बॉयफ्रेंड चलाता है एंड वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बुश है। उस लेडी ने एंद्रे को ये बताया कि बुश के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, लेकिन वो पुलिस को मारकर इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता। उसी दौरान एंद्रे ने उस लेडी को रे और माइकल की तस्वीर दिखाई जो बुश के साथ उसी की गाड़ी में बैठे थे और कहा कि बुश ने ये काम खुद नहीं किया बल्कि उसने इस काम को लोगों से करवाया है। तो तुम मुझे इनके बारे में जो भी कुछ जानती हो जल्द से जल्द सारी बातें मुझे बता दो। जिसके बाद वो लेडी एंद्रे को बताती है कि वो रे ही है जिसने डीमन मार्क्स पहना हुआ है। वो विश्व युद्ध के दौरान पैदा हुआ था। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। जिसके बाद वो जब बड़ा हो गया तो वो आर्मी में चला गया, जहाँ पर उसकी दोस्ती एक अरावल नाम के आदमी से हुई। लेकिन कुछ टाइम बाद अरावल की ऑन ड्यूटी अफगानिस्तान में डेथ हो गई, जिसके बाद रे ने आर्मी को छोड़ दिया एंड अरावल के मरने के बाद उसका छोटा भाई जो बिल्कुल शरीफ और सीधा साधा था वो बिल्कुल अकेला पड़ गया एंड तब से ही रे उसके साथ रहने लगा और फिर वो छोटी मोटी चोरियां करने लगे। अब पुलिस के पास रे और माइकल को पकड़ने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी थी एंड उन्होंने इनके बारे में मीडिया में बता दिया। दूसरी तरफ रे और माइकल पैसों से भरा हुआ थैला लेकर सीधा आदि के पास पहुंचे जो उनके लिए फेक आईडीज बनाने वाला था, जहां उन्होंने न्यूज में खुद की फोटोज देखी, जिसे देखने के बाद माइकल को ये बात समझ आ गई कि पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उन लोगों को पकड़ने में। दूसरी तरफ पुलिस की साइबर टीम सीसीटीवी के माध्यम से बुश की शक्ल मैच करके उसका पता निकाल लेती है, जो फिलहाल एक क्लब में था। उसकी लोकेशन मिलते ही साइबर टीम ने सभी पुलिस वालों को उसकी लोकेशन बता दी। एंद्रे भी उसे पकड़ने के लिए क्लब की तरफ जा रहा था, लेकिन वो क्लब के अंदर पहुंचता उससे पहले ही वहां पर 2 पुलिस वाले पहुंच गए, जिन्होंने ऑन द स्पॉट बुश को शूट करके खत्म कर दिया और उन्हें ऐसा करते हुए एंद्रे ने देख लिया, जो उन पर बुरी तरह भड़कने लगा, क्योंकि बुश ही वो इंसान था जिसकी मदद से जल्द माइकल और रे को पकड़ा जा सकता था। इधर आदि माइकल और रे की फेक आईडीज बनाता है और उनसे ये कहता है कि मियामी में तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें बोट के जरिए बॉर्डर क्रॉस करवाएगा एंड जब तुम बॉर्डर क्रॉस कर लोगे तो तुम्हें एक अकाउंट दिया जाएगा, कुछ % काट कर तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे उस अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। तभी अचानक से आदि के घर के बाहर पुलिस वाले पहुंच गए, जो जोर जोर से उसके घर का गेट बजाने लगे एंड आदि जब उन्हें देखने गया तो उन्होंने आदि पर फायरिंग कर दी, जो गोली सीधा आदि के आंख में लगी। जिसके बाद रे और माइकल भी सीधा उन पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगे। थोड़ी देर बाद गेट टूट गया और सारे पुलिस वाले अंदर आ गए। अंदर आते ही एक कैली नाम के पुलिस ऑफिसर ने वॉकी टॉकी के द्वारा बाकी के पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हुए ये कहा कि रे और माइकल नाम के अपराधी यहाँ पर मौजूद है जो हम पर फायरिंग कर रहे हैं और हमें फौरन ही मदद की जरूरत है। उसी दौरान आदि ने माइकल को इशारा करते हुए एक पेन ड्राइव को लेने को
कहा, जिसे जल्दी से माइकल ने लिया और रे के साथ पीछे के रास्ते से वहां से भाग निकला। बाहर वो दोनों अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, तभी एंद्रे ने भी उन दोनों को देख लिया, जिसके बाद वो भी उन दोनों के पीछे लग गया। अपनी जान बचाकर भागने के चक्कर में रे को गोली लग गई, जिसके बाद उसने माइकल से ये कहा कि अब हमें अलग होना होगा, क्योंकि पुलिस हमें कुत्तों की तरह चारों तरफ ढूंढ रही है। अगर हम अलग होकर भागेंगे तभी शायद बच पाएंगे। माइकल रे का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी ही ऐसी आ गई जिसकी वजह से उसे उसका साथ छोड़ना पड़ा। एंड फिर कुछ देर बाद एंद्रे ने रे पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से रे मर गया। लेकिन मरने से पहले रे ने एंद्रे को ये बताया कि माइकल उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो उससे बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ फ्रैंकी माइकल को ढूंढ रही थी, तभी अचानक से माइकल ने उसे पीछे से गन पॉइंट पर पकड़ लिया। एंड उसी दौरान वहां पर एंद्रे भी पहुंच गया, जिसने माइकल को बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की। उसने माइकल से ये कहा कि मैं जानता हूँ तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, और ना ही तुमने उन पुलिस वालों को जानबूझकर मारा है, बल्कि तुम्हारे सामने ऐसी मजबूरी आ गई थी कि तुम्हें उन पुलिस वालों को मारना पड़ा। ये सब कहकर एंद्रे माइकल को इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच बीच में फ्रैंकी बार बार उससे ये कह रही थी कि तुम इसे शूट करके खत्म करो। फिर माइकल ने एंद्रे से बात करते हुए उससे ये कहा कि उस वाइन शॉप में उस आदमी को ये बात पता थी कि यहाँ पर पुलिस आएगी, और वहाँ पर पुलिस आई भी, लेकिन बिल्कुल चुपचाप, जबकि पुलिस तो अपनी गाड़ी का सायरन बजाते हुए आती है। और हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पर 30 किलो ड्रग्स होगा, लेकिन वहाँ पर पूरा 300 किलो था, और इतना अमाउंट तो पुलिस के बिना अरेंज नहीं किया जा सकता। और तो और जब आदि के घर पुलिस आई तो उन्होंने सीधा उसे शूट कर दिया, वो भी बिना वार्निंग के। एंड मुझे बताओ कि पुलिस वाले कब से बिना वार्निंग के शूट करने लगे। साथ ही उसने ये कहा कि आदि ने मुझे एक पेन ड्राइव दी है, जिसे वो चाहता था कि मैं चेक करूं, स्पेशली 85 नाम के फोल्डर को। इतना बताकर उसने चालाकी से फ्रैंकी पर हमला किया और वहां से भाग निकला। जिसके बाद माइकल चोरी से एक होटल में घुसा, जहां पर वो एक आदमी को फॉलो करता हुआ सीधा उसके कमरे में घुसा, जहां पर उसने अचानक से उस आदमी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जिसके बाद उसने उसी का लैपटॉप ऑन करके जब उस पेन ड्राइव को चेक किया तो वो हैरान हो गया, क्योंकि 85 नाम के फोल्डर को जब उसने देखा तो वहां पर उसे सभी पुलिस वालों की डिटेल मिली, जिन्होंने आदि को अपने पैसे लॉन्ड्रिंग के लिए दिए हुए थे। एंड वो सभी पुलिस वाले ड्रग्स डीलिंग में भी इन्वॉल्व थे। ये सब देखने के बाद माइकल को समझ आ गया कि वो सभी पुलिस वाले आखिर उसे क्यों मारना चाहते हैं। जिसके बाद माइकल ने अपना दिमाग लगाया और अपना हुलिया बदलकर उस होटल से बाहर आया। लेकिन अफसोस, इतना सब करने के बाद भी पुलिस वालों ने उसे पहचान लिया और एक बार फिर से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गए। माइकल अपनी जान बचाते हुए सीधा एक स्टेशन पर पहुंचा, जहां पर उसने एक मेट्रो पकड़ी। एंड उसका पीछा करते करते एंद्रे भी उस मेट्रो में चढ़ गया, जहां पर एक बार फिर फाइनली एंद्रे का सामना माइकल से हुआ। जहां पर माइकल एंद्रे से कहता है कि मैंने जिन पुलिस वालों को मारा वो सभी पुलिस वाले करप्ट थे, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव को चेक कर लिया है, और बाकी के पुलिस वालों की पोल ना खुल जाए, इसी वजह से वो मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन अभी तक आपने मुझ पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि अगर आपको मुझे मारना ही होता तो आप कब का गोली चला चुके होते। इतना कहकर उसने अपनी गन एंद्रे को देते हुए खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन उसी दौरान वहां पर फ्रैंकी आ गई, जिसने उस पर गोली चलाकर उसे मार दिया, जिसकी वजह से एंद्रे को बहुत गुस्सा आया। लेकिन माइकल ने मरते मरते चुपचाप एंद्रे को वो पेन ड्राइव दे दी और उसे पासवर्ड भी बता दिया। जिसके बाद बाहर आते ही एंद्रे ने सोचना शुरू किया तो उसके सारे डाउट क्लियर होने लगे कि आखिर बुश को पुलिस वालों ने जानबूझकर क्यों मारा था, और आदि का एड्रेस आखिर उन्हें कैसे पता चला, और अगर उन्हें एड्रेस मिल भी गया था तो उन्हें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। उन्होंने माइकल और रे को जान से मारने की कोशिश आखिर क्यों की, और सबसे बड़ी बात आखिर उसे ही ये केस क्यों दिया गया, क्योंकि वो क्रिमिनल को शूट करके खत्म कर देता है सिर्फ इस वजह से। इन सारी बातों को सोचने के बाद उसे फ्रैंकी पर भी शक हो रहा था। इसी वजह से उसने बहाने से उसका मोबाइल मांगकर चेक किया तो उसमें कैली का नंबर था, मतलब कि आदि के घर जाने से पहले कैली ने फ्रैंकी को कॉल किया था। ये देखने के बाद उसने फ्रैंकी का मोबाइल उसे दे दिया, जिसके बाद वो अगले दिन सीधा कैप्टन मैक के घर गया। थोड़ी देर बाद कैप्टन मैक आया, जिससे बात करते हुए एंद्रे ने उसको ये बताया कि मैंने इस पेन ड्राइव को चेक किया है, उस वाइन शॉप का मालिक तुम्हारा पार्टनर था, एंड वहाँ पर जो 300 किलो ड्रग्स थे वो तुम्हारे थे। तुम पुलिस की गाड़ी में ड्रग्स की तस्करी करते थे, और तुम्हारे राइवल ड्रग डीलर ने तुम्हारा माल चोरी करने के लिए रे और माइकल को हायर किया था। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन तुम्हारे 5 ऑफिसर माल की डिलीवरी लेने आए थे, जो रे और माइकल के हाथों मारे गए। और तुम्हारे लिए उससे भी बुरी बात ये हुई कि रे और माइकल उसी आदमी के पास पहुंच गए जिस आदमी से तुम मनी लॉन्ड्रिंग करवाते थे, और वहीं से उन्हें ये पेन ड्राइव मिली, जिसे मरने से पहले माइकल ने मुझे दे दिया। एंद्रे की ये बात सुनकर मैक ने ये कहा कि हाँ, वही ये सब काम करता है, क्योंकि पुलिस की सैलरी
सैलरी बहुत कम है, जिसकी वजह से उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते और उनके डिवोर्स हो जाते हैं। और यही वजह थी कि उसे इस काम को करना पड़ा था। इतना बताकर वो एंद्रे को धमकी देने लगा कि अगर एंद्रे ने अपना मुंह खोला तो वो मारा जाएगा। तभी अचानक से वहां पर मैक के बाकी लोग आ जाते हैं जो एंद्रे को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एंद्रे ने बड़े ही चालाकी से उन लोगों के साथ साथ मैक को भी शूट करके ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। जिसके बाद फाइनली फ्रैंकी उसके सामने आई जो एंद्रे को शूट करके खत्म करना चाहती थी, लेकिन एंद्रे ने उससे ये कहा कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बिना बड़ी हो? अगर तुम मुझे मार देती हो तब भी तुम नहीं बच पाओगी, तब तुम्हें ज्यादा लंबी सजा होगी, लेकिन अगर तुम चुपचाप सरेंडर कर देती हो तो तुम्हारी सजा बहुत कम होगी। इतना सुनकर फ्रैंकी ने रोते रोते खुद को सरेंडर कर दिया और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।